बाबू देखो, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, देखिए जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे करेंगे। ये हम लोग का टैक्स का दूसरा क्लास है। किसका क्लास बाबू? दूसरा। तो आज हम लोग ये चैप्टर हम लोग को मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल आप समझ लीजिए 10 मार्क्स का सिलेबस हम लोग का कंप्लीट है। 10 बहुत बड़ा सिलेबस है। 10 मार्क्स का सिलेबस हम लोग का कंप्लीट है। ये पीडीएफ आपको अभी ग्रुप में नहीं भेजे हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक साथ बुक ही भेजा है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ टैक्सेशन सेमेस्टर 4। पहला क्लास में क्या क्या पढ़े थे बताइए। पहला क्लास में पढ़ाए थे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्स का हिस्ट्री क्या है, क्या कहानी है इसके पीछे, क्या राज छुपा हुआ है। उसके बाद आपका पढ़ाई थे आपको, देखिए उसके बाद पढ़ाई थे हेड्स ऑफ इनकम। क्या पढ़ाए थे बाबू? हेड्स ऑफ इनकम, राइट, जहां तक हमको याद आ रहा है। और उसके क्या पढ़ाए थे? टोटल इनकम, राइट। इतना ही पढ़ाए थे आपको, ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ाए थे, बस इतना ही पढ़ाए थे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाए थे। आज उसके आगे का क्लास करेंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाए। चलिए देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला लास्ट में पढ़ाएंगे, चैप्टर का लास्ट में ये पढ़ेंगे। देखिए चलो यहां से शुरू करते हैं। कौन से सब पहला चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर में इतना है। फर्स्ट चैप्टर का ये 8 पेज का नोट्स है। फर्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे 8 पेज के अंदर से ही आएंगे। देखो पहला टॉपिक है आज का पर्सन। पर्सन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सन? भाइयों और बहनों, हम लोग आप लोग के हिसाब से पर्सन कुछ भी हो सकता है। हम लोग आप लोग क्या समझते हैं कि पर्सन मतलब कोई आदमी होता होगा। हम लोग आप लोग क्या समझते हैं पर्सन मतलब कोई इंसान होता होगा। बट टैक्स के लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, टैक्स का दुनिया भी ऐसा नहीं है। टैक्स के लैंग्वेज में क्या बोला गया? पर्सन इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखो पर्सन, पर्सन को क्या होता है इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन किसे कहते हैं? तो इनकम टैक्स के लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे तो पर्सन को 7 कैटेगरी में बांटा गया। कितना कैटेगरी बाबू? 7। देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ द पर्सन। तो इनकम टैक्स के लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो पर्सन की कितने कैटेगरी है बाबू? 7। ओ माय गॉड, कितने कैटेगरी है? 7। कितने कैटेगरी बोलो? 7। तो अगर आपसे पूछेगा कि इनकम टैक्स में पर्सन मतलब क्या होता है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन का मतलब होता है 7 कैटेगरी। 7 कैटेगरी। 7 कैटेगरी में कौन कौन आते हैं देख लीजिए। 7 कैटेगरी में आते हैं बाबू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हमारे आप कैसे लोग। तो हमारे आप कैसे लोग किस कैटेगरी में आते हैं बताइए? हमारे आप कैसे लोग आते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। मिस्टर राहुल क्या होगा? इंडिविजुअल। पुष्पा इंडिविजुअल, गीता इंडिविजुअल, आलिया इंडिविजुअल, कालिया इंडिविजुअल। ये सारे लोग किस में जाएंगे बताइए? इंडिविजुअल। तो इनकम टैक्स के सब प्यार से समझिए। ये चैप्टर नहीं समझोगे तो आगे के सम समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है। लोग डायरेक्ट सम स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट सम स्टार्ट करने से आपको बहुत सारा वर्ड समझ ही नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, थोड़ा टाइम लगे चलेगा, लेकिन समझ के जाने का। तो भाइयों और बहनों यहां पर समझिए। तो इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल मतलब हो गया हमारे आप कैसे लोग। हमारे आप कैसे जैसे जो नेचुरल लोग हैं ना, वो लोग किस कैटेगरी में बाबू बताइए? इंडिविजुअल। बोलो ना इंडिविजुअल। तो हम लोग आप लोग किस कैटेगरी में बाबू? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या? देखिए नीचे दिया हुआ है, द वर्ड इंडिविजुअल मींस नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब द पर्सन हु हैज फीलिंग्स। हम लोग आप लोग कौन से पर्सन है? नेचुरल। आप लोग में कोई ऐसा है जिसको जलन नहीं होता है? जलन। आप लोग कोई ऐसा है जिसको किसी से जलन नहीं होता, मतलब आप किसी से जलते नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, किसी से जलते नहीं हो? कोई है आप लोग में ऐसा? बताओ। अगर आप नहीं जलते हैं ना, इसका मतलब आप इंसान नहीं। क्यों? आप आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि नेचुरल पर्सन होंगे तो आपके अंदर जलन होगा, रोते होंगे, हंसते होंगे। दीज आर ऑल द बिहेवियर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये सारे नॉर्मल इंसान का बिहेवियर। तो इंडिविजुअल मतलब हमारे आप कैसे नॉर्मल लोग। कैसे लोग? नॉर्मल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है बाबू टैक्स किसी भी लेवल में पढ़ोगे, किसी भी लेवल में टैक्स पढ़ोगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, इंडिविजुअल क्या है। ये नहीं पढ़ोगे तो टैक्स ही नहीं समझ आएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक ऐसा हिंदू परिवार जिसका बंटवारा नहीं हुआ। एक ऐसा हिंदू परिवार जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, जैसे मिस्टर राहुल और उनके 4 बच्चे। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है भाइयों और बहनों कोई भी ऐसा हिंदू परिवार जिसका बंटवारा नहीं हुआ। एनी हिंदू फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हुआ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है देखिए, बहुत अच्छा है चीज है, आप लॉ में सीखोगे, ये सब चीज काम आएगा आपको फ्यूचर में बहुत। जैसे देखिए अब आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में।
तो भाइयों और बहनों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या हो गया, एक बार देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ। इतना आपको एग्जाम में पूछेगा पर्सन, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आपको बस सातों का नाम लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट उसका मीनिंग क्या है वो तो हमको बताना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है। और कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, आपको एग्जांपल दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई करिए कौन इंडिविजुअल है, कौन एचयूएफ है, कौन पार्टनरशिप है। ओहो, समझ रहे हो ना। देखो हिंदू फैमिली में क्या क्या लिखा हुआ है। अंडर इनकम टैक्स, Hindu undivided family is treated as separate entity for the purpose of assessment. It consists of person lineally descended from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters and also stranger who has been adopted by the family. मतलब कोई भी ऐसा हिंदू फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हुआ, एक वर्ड में आप समझिए। दूसरा याद रखिएगा, इसमें ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, लेकिन इसमें और दो लोग कवर्ड है। कौन बताइए, जैन। आप में जो लोग जैन धर्म को मानते हो, आप लोग भी एचयूएफ की कैटेगरी में आओगे, मतलब उनको भी हिंदू के कैटेगरी में ही रखा गया है। और जो लोग सिख धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, आप लोग जो लोग सिख धर्म को मानते हो आप लोग, और जो लोग जैन धर्म को मानते हो आप लोग सारे लोग किस में कवर्ड हो बताओ, एचयूएफ में कवर्ड हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन आप लोग जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हो आप इसमें कवर्ड नहीं हो। देखो मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एचयूएफ। पढ़ाई ऐसे होता है। देखिए ये वो चीज आप पढ़ रहे हो जो रियल लाइफ चीज है, रियलिस्टिक चीज है, प्रैक्टिकल चीज आपका लाइफ में भी काम आएगा। अब वर्किंग फील्ड में जाएंगे, टैक्स का नॉलेज बहुत जरूरत पड़ता है। देखिए कितना प्रैक्टिकल चीज है। व्हेन यू से एचयूएफ, एचयूएफ मतलब क्या बाबू, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब एक ऐसा हिंदू फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हो। बट इट डज नॉट इंक्लूड मुस्लिम फैमिली, दोज पीपल हु प्रैक्टिस द इस्लाम। जो लोग इस्लाम का धर्म को मानते हो आप लोग के लिए ये आप लोग एचयूएफ की कैटेगरी में नहीं, क्योंकि इसका रीजन क्या है ना, हिंदू लोगों के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है और मुस्लिम लोगों के ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, पढ़ाई से थोड़ा हट क्या कराते हैं, दो तरह का लॉ होता है। एक होता है आपका सिविल लॉ, जो पूरा समाज पे अप्लाई हो रहा है, जो सोशल लॉ है सबके ऊपर अप्लाई होता है। जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, लाल बत्ती जलेगा तो गाड़ी रुकेगा। ये लॉ किसके लिए है, हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, बिहारी के लिए भी है, बंगाली के लिए भी है, गुजराती के लिए भी है। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, व्हाटएवर यू प्रैक्टिस डज नॉट मैटर। आपको लाल बत्ती जलेगा तो गाड़ी आपको रोकना पड़ेगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो, डज नॉट मैटर। क्लियर। ये कौन सा लॉ हो गया बताइए, ये सोशल लॉ है, ये सिविल लॉ है, सबके ऊपर सेम है भाई, जनरल लॉ हो गया। एक होता है पर्सनल लॉ, जो धर्म के हिसाब से, जैसे इस्लाम धर्म में शादी कैसे होगा, समझे, दहेज देंगे नहीं देंगे, देना सही है गलत है, कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, वो उनके धर्म का लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसका ऊपर पूरा प्रॉपर लॉ बनाया। मुस्लिम पर्सनल कोड बनाता है उसको, वो मुस्लिम लॉ से चलता है। हिंदू लोगों का हिंदू मैरिज एक्ट से चलता है, हिंदू लॉ है, हिंदू कोड बनाया गया, उसके हिसाब से चलता है। समझ, तो ये हो गया रिलीजियस लॉ, मतलब ये धर्म के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा, बस समझ रहे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसको किसको इंक्लूड किया गया बताइए, जैन फैमिली को, सिख फैमिली को, बट इट डज नॉट इंक्लूड, यस, सिंपल कॉन्सेप्ट। देखिए आई होप आप समझ गए होंगे इजीली, पानी की तरह समझ रहे हो। देखो कंपनी तो कंपनी होता है, इसको बताने का जरूरत ही नहीं है। कंपनी तो क्या बाबू, कंपनी। पांचवा कैटेगरी है फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस। एक वर्ड में बताइए, एक वर्ड में, फर्म मतलब क्या बाबू, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस। जैसे आप लोग दो लोग दोस्त मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किए, तो ये हो गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब दो आदमी मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें, तो पार्टनरशिप, इसमें भी एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत ही नहीं है। अगला एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिया। आप बोलोगे भैया आप तो 7 कैटेगरी बोले, यहाँ तो 8 दिया हुआ है, क्यों नहीं, आप तो 7 बोले 8 दिया हुआ, हम अभी भी 7 ही बोल रहे हैं। ये दोनों एक ही कैटेगरी में रखा गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बुक्स में अगर आप देखोगे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक साथ लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है, एक साथ। दोनों का मीनिंग भी सेम है, तो सर अलग क्यों है, वो भी बताते थे आपको। भाइयों और बहनों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है 4-5 पर्सन मिलके। पर्सन मतलब इट मे बी फर्म, इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी कंपनी, मिलके जब बिजनेस करते हैं कॉमन पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब 4-5 आदमी, आदमी मतलब इंसान सिर्फ। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज द ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन पर्सन इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट पीपल है वहां पे पर्सन। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में डिफरेंस क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में हमारे आप कैसे 5 लोग मिलके एक ग्रुप बनाए, जैसे क्लब बनाए हम लोग, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए हम लोग, एनजीओ बनाए हम लोग सब इंसान उसका मेंबर है, हम लोग आप लोग सब उसका मेंबर है, तो वो हो जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और अगर उस चैरिटी का या उस क्लब का या उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कोई कंपनी है, कंपनी भी तो मेंबर बन सकता है ना, कोई कंपनी अगर उसका मेंबर है, कोई एचयूएफ अगर उसका मेंबर है, 2 बिजनेसमैन मिलकर एक तो नया पार्ट बिजनेस बना लिए, 2 बिजनेसमैन मिलकर 2 बिजनेस हाउस, आपका बिजनेस और मेरा बिजनेस मिलकर एक तो संगठन बनाया, एक तो ग्रुप बनाया, एक तो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दोनों में डिफरेंस समझिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ पर्सन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ नेचुरल पर्सन ही मेंबर होगा। नेचुरल पर्सन मतलब हमारे आप कैसे लोग। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इट कैन बी फर्म, इट कैन बी कंपनी। दो तीन तो कंपनी मिलके एक क्लब बना दिए, वो क्लब को चलाता है, तो ये क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। डिफरेंस समझे क्या हुआ? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों किस कैटेगरी में बाबू? एक ही कैटेगरी में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों किस कैटेगरी में बच्चों? एक ही कैटेगरी में है, एक ही साथ रहेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है एक वर्ड का। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज द ग्रुप ऑफ पर्संस। पर्संस मतलब इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी फर्म, इट मे बी पार्टनरशिप, इट मे बी कंपनी, इट मे बी एनीवन, HUF। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज द ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल क्या बाबू? पीपल। पीपल मतलब हमारे आप कैसे लोग। यस और नो गाइस? एक एक वर्ड जो आप सुनोगे ना, आपको लगेगा वाह क्या चीज सीख ली हम लोग, क्योंकि टैक्स है। टैक्स में जितना सीखिएगा सुनिएगा उतना आपको फायदा हो। नहीं सुनोगे नहीं सीखोगे तो कॉन्सेप्चुअली वीक हो जाओगे। बात समझ रहे? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आते हैं, देखिए डिफरेंस भी दिया हुआ बुक में। इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ओनली इंडिविजुअल कैन बी द मेंबर, एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी फर्म, पढ़ देना बुक में, इट कैन बी कंपनी, एनीवन। तो दोनों में डिफरेंस भी दिया ही हुआ नोट्स में, ठीक है, रीडिंग मार लोगे। अगला है आपका लोकल अथॉरिटी। कौन सा अथॉरिटी बाबू? लोकल। कौन सा अथॉरिटी बताइए? लोकल। ये तो एक्सप्लेनेशन है ना। अभी वहां पे 7 कैटेगरी, कितना कैटेगरी होगा? 7। तो क्या पे क्या बोला बताइए? यहाँ पे बोला माय डियर स्टूडेंट्स कि लोकल अथॉरिटी। अब ये लोकल अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी का क्या मतलब है? तो क्वेश्चन में बोला लोकल अथॉरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकल अथॉरिटी किसको बोलते हैं? भाई और बहनों, एज यू ऑल नो, गवर्नमेंट 3 तरह का होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड क्या बाबू? लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 3 तरह का होता है ना बाबू। क्या क्या गवर्नमेंट होता है बताइए? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या बाबू? लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और कौन सा गवर्नमेंट है बाबू? लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या? जैसे अगर आप बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे, दीदी इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ममता दीदी, ओहो, ममता दीदी किसका एग्जांपल है? स्टेट गवर्नमेंट। दादा मतलब मोदी जी इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बस समझे? और एरिया में जो काउंसिलर लोग हैं, एरिया में जो काउंसिलर, अगर आप कोलकाता में रहते हो तो काउंसिलर, और अगर आप देश ग्राम में रहते हो, जो ग्राम साइड, वहां पे प्रधान होता है, मुखिया जी, मुखिया जी। तो मुखिया जी इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज द आल्सो द एग्जांपल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये भी तो लोकल गवर्नमेंट होती है। तो लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या? आपका आप एक मिनट, आपको अगर कुछ तकलीफ होगा, आपको अगर कुछ भी तकलीफ होगा तो आप कहां जाओगे? कौन सा गवर्नमेंट के पास जाओगे? आप डायरेक्ट ममता दीदी से तो बात करने नहीं चल जाओगे, आप डायरेक्ट मोदी जी से तो बात करने नहीं चल जाओगे। आप पहले अपना लोकल गवर्नमेंट को बोलोगे। लोकल गवर्नमेंट मतलब आपका पाड़ा मोहल्ला का नेता लोग। अगर पाड़ा मोहल्ला का जो नेता लोग है, सियाना लोग है, वो लोग के पास आप जाइए, वो लोग के पास जाकर के अपना दुख तकलीफ शेयर करिएगा। मतलब दीज आर द एग्जांपल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो कोलकाता के लिए लोकल गवर्नमेंट कौन है? इंटरेस्टिंग बातों बताते हैं। कोलकाता का हेड कौन है? कोलकाता का हेड ममता दीदी नहीं। ममता दीदी तो वेस्ट बंगाल का हेड है। ममता दीदी तो वेस्ट बंगाल का हेड है। वेस्ट बंगाल का हेड तो ममता दीदी हो गई स्टेट के हिसाब से, अगर आप समझिए बहुत ही लोकल लैंग्वेज में। कोलकाता का हेड ममता दीदी नहीं। तो कोई बच्चा जैसे मोदी जी, मोदी जी तो देश का हेड है। देश का हेड कौन हो गया? मोदी जी। कोलकाता का हेड कौन हो गए? कोलकाता का हेड ममता दीदी नहीं, ममता दीदी पूरा वेस्ट बंगाल का हेड है। तो फिर कोलकाता का हेड कौन है? कोलकाता का जो हेड है KMC। KMC का हेड जो होता है उसको मेयर बोलते हैं। कोलकाता का मेयर कौन है? फिरहाद हकीम। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहे जो आप समझ सको, एक वर्ड में समझ जाओगे, पसंद है ना। तो वो पूरा कोलकाता का हेड समझिए। तो वो कोलकाता में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पहले उसको, लोकल में कोई भी इश्यूज होंगे तो वो ममता दीदी तो थोड़ी शॉर्ट आउट करेंगे। उसके लिए आप डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, ममता दीदी तो बहुत हायर पोजीशन पे है, तो आप डायरेक्ट कहां जाओगे? KMC के ऑफिस में जाते हो। कुछ पता है? KMC ऑफिस जाओ, KMC ऑफिस जाओ, KMC ऑफिस जाओ। और KMC म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं। हम लोग का कोलकाता का मेयर कौन है? फिरहाद हकीम। जनरल नॉलेज प्रैक्टिकल चीज पे पढ़ा दिया आपको। तो भाई और मैंने, ये क्या हो गया? लोकल गवर्नमेंट। गाँव में जाइएगा तो ग्राम प्रधान, जिला अध्यक्ष, हेना तेना, बहुत सारा पोस्ट होता है। हम लोग गाँव में रहते नहीं, इसलिए पता भी नहीं। हम लोग कोलकाता में रहते तो लोग पता है कोलकाता का हेड कौन है। अब अलग अलग गांव का, अलग अलग जगह का अलग अलग हेड होता है, तो जो होगा मतलब आपको लोकल गवर्नमेंट समझा दे क्या होता है, समझ रहे हो ना। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट मतलब मुखिया हो गया, जिला परिषद, जिला अध्यक्ष, गाँव के हिसाब से बात करिए। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लोकल अथॉरिटी। यस और नो गाइस? चलो, और अगला है मित्रों, लास्ट कैटेगरी है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कैटेगरी 7 ही है, उसको तोड़ तोड़ के लिखा है। 10 पॉइंट आपको ऊपर में फिर से ऊपर में लेके जाएंगे। भाइयों और बहनों, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब देयर आर सम इंस्टीट्यूट, सम अथॉरिटीज विच आर रेगुलेटेड बाय द स्पेसिफिक लॉ इन इंडिया। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, कुछ ऐसे अथॉरिटीज है जो आर्टिफिशियल है लेकिन उसको पर्सन माना गया। स्पेसिफिक लॉ इन इंडिया, एक स्पेसिफिक लॉ से वो इंडिया में कंट्रोल होता है, स्पेसिफिक लॉ से। जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी,
कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। पसंद है? जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन लोग का अपना एक स्पेसिफिक लॉ से, वो लोग स्टैट्यूट से चलता है। स्टैट्यूट मतलब लॉ, इसीलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जो लोग जाते हैं, वहां पे हम लोग का ये आस्था है, हम लोग का ये विश्वास होता है कि आप ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, ये हम लोग मानते हैं। एक्चुअली है कि नहीं वो तो सेकेंडरी चीज, तो ये हम लोग का आस्था है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल जुरिडिकल क्यों? क्योंकि कंट्रोल्ड बाय द लॉ, पर्सन के कैटेगरी में रखा गया। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब दिस इज द रेसिजुअरी क्लॉज, सबसे लास्ट वाला है, जो सातों में से जो ऊपर वाला किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा वो बेटा इस कैटेगरी में आएगा। If the SSC does not fall in any of the first 6 category, he is assessed under this clause. ऊपर का 6 कैटेगरी में जो नहीं है वो किस में है बाबू? 7वां में। Generally, a statutory corporation, charitable institute, endowment, charitable religious purpose falls under the artificial juridical person. जो नेचुरल नहीं है, जो कानून की नजरों में एकदम अलग है, may not be directly sued in the code of law, directly इसका ऊपर केस भी नहीं हो सकता है। CU, University of Calcutta is the example of artificial juridical person. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वकील लोग का जो संस्था है, ये सब क्या है? ये सब किस कैटेगरी में आता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है गाइस? चलो तो एक बार ऊपर आते हैं, स्क्रॉल करते हैं। 7 कैटेगरी, सर 7 बोल के आप 10 तो पढ़ा दिए, 7 ही तो तोड़ के लिखा हुआ है, इसलिए आपको 10 तो लग रहा है। देखिए कैटेगरी 7 ही है, क्योंकि आपको बहुत बच्चे बोलोगे नहीं आप तो 7 बोले थे 10 पढ़ा दिए। अरे बाबू तो कहाँ गया? अच्छा पर्सन का डेफिनेशन देखो कैटेगरी यही है ना जी, देखिए मेनली यही है। क्या आगे में प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए ये 7 कैटेगरी, कितना कैटेगरी? 7। इसी को तोड़ के आपको पढ़ा है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, देखो ये दोनों एक साथ होगा ना जी, हाँ कि नहीं? लोकल अथॉरिटी, एवरी, मतलब वहां पर उसी चीज को थोड़ा तोड़ के लिखा हुआ था डिटेल में। उतना डिटेल में आपको समझ मीनिंग तो जानना होगा ना। अब आपको डायरेक्टली बोलते थे 7 कैटेगरी पढ़ लीजिएगा, ऐसे पढ़ाई होता है मैं बाबू 7 कैटेगरी रीडिंग मार लोगे, ऐसे थोड़ी रीडिंग मारने से होगा। मीनिंग समझना होगा, उसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, तो समझ नहीं आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे 7 कैटेगरी कौन कौन है बताइए। इंडिविजुअल है, और कौन है बाबू? HUF, और कौन बताइए? कंपनी, और कौन? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, और लास्ट कैटेगरी क्या बाबू? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। टैक्स जब आप पढ़ोगे तो यू शुड नो अबाउट दिस। अगर आप टैक्स पढ़ रहे हो और आपको ये पर्सन, ये पहला चैप्टर जो हम आप पढ़ा रहे वो अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप टैक्स पढ़ रहे हो तो आपका टैक्स पढ़ना बेकार है। बस समझे? तो अब यहाँ पर कुछ ये कॉन्सेप्ट को और अच्छा से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए बुक्स में, जिसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, हमें सॉर्ट आउट करेंगे। आपको जब बुक मिलेगा ना तो उसको आंसर को लिख लीजिएगा, अभी से मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आइए ना, अब हम देखिए आइए कॉन्सेप्ट, चलो समझ गए ना? तो अच्छा एग्जाम में अगर पूछेगा डिफाइन पर्सन तो क्या लिखिएगा? वो जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो मत लिखिएगा। अगर आपको और अच्छा आंसर लिखना है तो सातों नाम लिख दीजिएगा सबका, एक तो एग्जांपल दे दीजिए, बस सबसे अच्छा होगा। आइए ना, साइलेंट कर लीजिए। बाबू से तो हमेशा बात करते हो, प्लीज मेरा बात सुनो ना, आ जाओ। देखो भाई आपको बताना, ट्राई करना, गलत सही बोलना। रेडी? ऑनलाइन वालों चलो यूट्यूब पे भी देख लो, ये वीडियो तो ओपन वीडियो है, कमेंट करके बताइए। मिस्टर एक्स एक कंपनी में नौकरी करता है, किस कैटेगरी में जाएगा? मिस्टर एक्स एक कंपनी में नौकरी करता है, किस कैटेगरी में जाएगा बोलो? मिस्टर एक्स तो आदमी है ना बाबू, कहां जाएगा? इंडिविजुअल में। कहां जाएगा? यहां पे मार देंगे इंडिविजुअल। दूसरा ऐसे आप भी क्या करना, जब बुक मिलेगा ना कोचिंग वाला आपको तो लिख लीजिएगा, सर बुक कब मिलेगा ये मत पूछना, 2-3 दिन रुको मिल जाएगा, चाप मत करो। नेताजी सोंगू कहाँ जाएगा? नहीं, नेताजी सोंगू क्या है? आपको क्या पढ़ा था? ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर द कॉमन पर्पस। सोंगू मतलब क्या होता है वेस्ट बंगाल के लैंग्वेज में? क्लब। सोंगू का मतलब तो क्लब होता है ना, संगठन। तो नेताजी सोंगू कोথায় যাবে? आइदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल सकते हैं और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो नेताजी संघों का मेंबर अगर कोई हमारे आप कैसे इंसान हुआ, 4-5-10 आदमी मिलकर ना क्लब बनाता है, तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। आप अच्छा कोई बच्चा मान अगर भाई आपको कंफ्यूजन हो तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एओपी लिख देना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, स्मार्टली खेल जाओगे। उसके बाद मिस्टर आर पार्टनर है एक फर्म का, ये कहां जाएगा बोलो? अरे बाबू मिस्टर आर पार्टनर है, आपको आर के बारे में बताना, आर क्या है? इंडिविजुअल। अभी मान लीजिए अंकुर आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर है वो सेकेंडरी चीज है, पहले वो अंकुर है तब वो आईएएस ऑफिसर है, मतलब पहले वो इंसान है, इंसान
तो उसको किस कैटेगरी में रखोगे? इंडिविजुअल। आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे एग्जाम में खेल जाएगा आपके साथ। आप ये वाला लाइन देख रहे हो, अरे मिस्टर आर एक पार्टनर, तो आर कौन है? आर, आर का आइडेंटिटी क्या होगा? इंडिविजुअल। ओहो कम ऑन, इंडिविजुअल। मिस्टर ए इंडिविजुअल। अब आप लोग समझ गए ट्रिक्स। सर एक ही बार ना धोखा होगा, तो बार बार तो धोखा नहीं होगा। इंडिविजुअल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, अपना सीयू कहां जाएगा बोलो? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, शॉर्ट आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अच्छा, गोपाल सन्स एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म, लिखी तो दिया पार्टनरशिप फॉर्म में जाएगा। कहां जाएगा वो? फॉर्म। विधाननगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, विधाननगर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हम लोगों को तो पता नहीं इसका मेंबर कौन कौन है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में फर्क यही होता है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में हमारे आप कैसे लोग मेंबर होते हैं, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आदमी भी मेंबर हो सकता है, कोई कंपनी भी मेंबर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर हो सकता है। दैट्स द डिफरेंस, समझिए। क्या इसका आंसर क्या? तो स्मार्टली यहां भी खेलेंगे हम लोग। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बोल सकते हैं या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बिकॉज वी डोंट नो कि उसका मेंबर कौन कौन है। उसके बाद दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब दिल्ली कहां आएगा? लोकल अथॉरिटी। बाबा कहां आएगा बोलो? लोकल अथॉरिटी। आप एकदम सामने बुक में अच्छा से लिख लेना जब बुक मिलेगा तो। एलआईसी कंपनी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एलआईसी कहां जाए? एलआईसी कंपनी है ना बाबा। ओहो कम ऑन। अच्छा, अ जॉइंट फैमिली ऑफ एक्स, मिसेस एक्स एंड उनके 3 बच्चे। एचयूएफ। क्या बाबू? एचयूएफ। क्या बताइए? एचयूएफ। मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स और उनके 3 बच्चे। 3 बच्चे ना जी? 2 बच्चे? 3 बच्चे। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिकल ऐसे समझने के लिए हम लोग किसको एचयूएफ कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग समझ रहे कि क्वेश्चन में पूछने मांग रहा कि भाई एचयूएफ क्या होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको बोले तो क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है बोलिए? कोई बच्चे आप में से कौन बोल रहा है? हाँ वेरी गुड। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है एक्स, तो कैन बी द नेम ऑफ एनीवन। इट कैन बी हिंदू नेम, इट कैन बी इस्लामिक नेम, किसी का भी नाम हो सकता है वो। तो आप तो एच बोल के एक्स बोल के क्या है, तो हम लोग ये चीज देख के समझ रहे कि चलो क्वेश्चन में पूछ रहा तो हिंदू फैमिली के बारे में ही पढ़ा है वो पूछता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। इसमें नाम देना चाहिए, जैसे राहुल एंड हिज 3 चिल्ड्रन, पुष्पा एंड 4 चिल्ड्रन, ऐसे नाम दे देता तो समझ आता कि हिंदू नाम है तो भाई हिंदू फैमिली में हो। बट ठीक है, अभी समझने पर्पस के लिए समझ गया ना। आपका मन में डाउट आ ही नहीं, क्योंकि हम डाउट पहले ही बता दे रहे हैं। HUF, ठीक है। बी है, ये लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, BNC। क्या बोला बाबू? BNC क्या कर रहा भाई? तो बी है, देखो BNC आर लीगल ईयर्स ऑफ जी। बी और सी जो है ना बेचा है किसका बताइए? डी का। डी मर गया बाबू, डी मर गया। कौन मर गया बाबू? डी मर गया। बी और सी उसका मरने के बाद बिजनेस को चला रहा है। देखो हिज बिजनेस विदाउट एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इंटरेस्टिंग है। ओ माय गॉड, आपको एक बार में आप आंसर दे देते कि पार्टनरशिप होगा, आप एक बार में आंसर दे देते कि पार्टनरशिप होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि विदाउट एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप। दोनों मिलकर बिजनेस चला रहा है लेकिन पार्टनरशिप नहीं चला रहा, तब ये क्या हो जाए? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पार्टनर मिलकर चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, प्रॉफिट कमाना आपका पर्पस है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप नहीं है तो क्या होगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी से आगे देखिए, किधर देख रहे हो आप? देखिए इधर देखिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सेपोर्ट करता देखिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। समझ रहे ना? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लियर? याद नहीं आप लोग भी? मिस्टर एक्स नेताजी समझ गए? देखिए ये सारा अलग अलग क्या हो गया? नाम। ठीक है, अलग अलग क्या हो गया वो नाम। तो देखिए ये मीनिंग जानने के बाद, उसका एक्सप्लेनेशन जानने के बाद आप समझ गए होंगे। देख के नहीं लग रहा आज ये चैप्टर खत्म होगा, पसंद है क्योंकि कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए इसको, लेकिन जरूरी था क्योंकि आपको समझ नहीं आता। चलिए आगे धीरे धीरे करते हुए चाप नहीं है। तो ठीक है, अब आते हैं एसएससी में। किसमें आते हैं बाबू? एसएससी। एसएससी क्या होता है? आई होप आप ये समझ गए होंगे। घर जाके वीडियो को फिर से देखिएगा। और वो क्या नाम है उसका, ये वीडियो भी ओपन वीडियो है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसको, बुक जब आपको मिलेगा तो बुक में बाबू मार्क कर दोगे कि कौन सा हिंदू फैमिली है, कौन सा क्या आंसर बताए बोला। अब आइए अगला है एसएससी। एसएससी क्या होता है सर? एसएससी कौन होता है सर? एसएससी किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लीजिए हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको क्या बोलिएगा? एसएससी। एक वर्ड में अगर बोले तो द पर्सन हु पेज द टैक्स इज नोन एज एसएससी। जो आदमी टैक्स देता है उस आदमी को क्या बोलते हैं बाबू? एसएससी। क्या बोलते हैं बाबू? एसएससी। एसएससी इज द पर्सन। एसएससी इज द इट में पर्सन मतलब खाली आदमी नहीं, ये कोई आदमी हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकता है। अभी तो पढ़ा है हम लोग, आप लोग आज तक क्या सीखते थे? पर्सन मतलब कोई आदमी होता होगा,
बट टैक्स के हिसाब से पर्सन में 7 कैटेगरी आता है। कितना कैटेगरी बाबू? 7। सतरंगी, क्या बाबू? सतरंगी। 7 कलर का आदमी है, 7 कलर का टाइप है, 7 टाइप बना दिया यहाँ पे। जल्दी बताइए, जो आदमी टैक्स देता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे बोलो, बोलो ना, यस, एसएससी। ठीक है, आज नहीं खत्म होगा चैप्टर तो अगला दिन थोड़ा सा 10 मिनट पढ़ाना पड़ेगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कुछ, लेकिन अगला दिन से कॉपी का जरूरत पड़ेगा क्योंकि सम्स वाला पार्ट में जाएंगे। आज तक हम लोग का थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी खत्म हो गया आज तो ठीक है, नहीं खत्म हो, देख के लक्षण नहीं लग रहा खत्म होगा। ठीक है, तो एसएससी क्या होता है पहले समझिए प्यार से, कोई छाप नहीं। एसएससी मतलब होता है द पर्सन हु पेज द टैक्स। क्लियर है गाइस? जो भी आदमी टैक्स दे रहा है उसको क्या बोलेगा बाबू? एसएससी। कोई भी टैक्स दे रहा, आप टैक्स दे रहे हो, हम टैक्स दे रहे, कोई भी, तो यहां पर आपका नाम ना लेकर के क्या वर्ड यूज करते हैं? एसएससी। एसएससी हो आप, क्या हो आप? एसएससी हो आप। उसके बाद नेक्स्ट आइए, आगे चले, देखिए अगला है बाबू एसएससी हो गया। एसएससी कौन? एसएससी इज द पर्सन हु पेज द टैक्स। एसएससी वो आदमी होता है ना बाबू जो क्या देता है बताइए? टैक्स। जो क्या देता है बताइए? टैक्स। क्लियर है? अब आते हैं असेसमेंट ईयर और अगला है प्रीवियस ईयर। सुनिए ध्यान से, तो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर को आप अलग में नहीं पढ़ सकते। अगर आपको पढ़ना है तो एक साथ पढ़ना हो, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है, समझ रहे ना? तो अगर आपको पढ़ना है तो एक साथ पढ़ना होगा। कैसे? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि ईयर मतलब क्या होता है। भाइयों और बहनों, इतना इंग्लिश तो आपको भी आता है। ईयर मतलब होता है 1 साल। कितना साल बताइए? 1 साल। और 1 साल नॉर्मली कितना महीना का होता है? 12 महीना का होता है। ओके, अच्छा, और नॉर्मली साल शुरू कब से होता है? नॉर्मली साल शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर से। ये नॉर्मली है, ठीक है? तो ईयर बोलने का मतलब 12 महीना होगा। बट इन द लैंग्वेज ऑफ टैक्स 12 मंथ मतलब क्या? तो इन द लैंग्वेज ऑफ टैक्स 12 मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम द 1st अप्रैल एंड एंड्स ऑन द 31st मार्च। 1st अप्रैल ऑफ दिस ईयर एंड एंड्स ऑन द 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस साल का 1st अप्रैल को शुरू होगा और अगला साल का 31 मार्च को खत्म होगा। तो टैक्स के लैंग्वेज से अगर बात करेंगे तो ईयर का मतलब क्या होता है बाबू? 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और अगला साल का 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। ये तो हो गया ईयर का मतलब। अब ये प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है? एक वर्ड में बता रहे, सुनिएगा ध्यान से। जिस साल में कमाते हो, जिस साल में कमाते हो वो प्रीवियस ईयर है, और जिस साल में देते हो वो कौन सा ईयर है? असेसमेंट ईयर। क्या देते हो भाई? टैक्स। क्या देते हो? टैक्स। जिस ईयर में कमाते हो वो कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। जिस साल में देते हो, कमाते हो, देते हो, कमाते हो, देते हो। तो अच्छा, पहले कमाओगे कि पहले दोगे? कमाओगे कि दोगे? पहले दोगे कि कमाओगे? पहले कमाओगे फिर आप दोगे। टैक्स देने का बात हो रहा है गाइस, टैक्स देने का। तो सबसे पहले पैसा कमाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स को देंगे। तो भाइयों बहनों, जिस साल में पैसा कमाते हैं दैट ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर ब्रो। जिस ईयर में टैक्स देते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो नॉर्मली टैक्स का दुनिया में क्या होता है? इस साल में कमाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए 18-19 में कमा रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य 18-19 में कमा रहा है तो टैक्स कब देगा बाबू? 19-20। 19-20 में कमा रहा, टैक्स कब देगा बाबू? 20-21 में कमा रहा बाबू, टैक्स कब देगा? 21-22। यस और नो गाइस? 21 और कोई दिक्कत है बोलिए? तो भाइयों और बहनों, प्रीवियस ईयर पहले होता है, असेसमेंट ईयर बाद में होता है। प्रीवियस ईयर इज आल्सो द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ दिस ईयर एंड एंड्स ऑन द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर क्या है? तो प्रीवियस ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ दिस ईयर एंड एंड्स ऑन द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर एंड दिस इज द ईयर ऑन व्हिच यू अर्न द इनकम। ये वो साल है जिस साल में आप पैसा कमाते हो। क्या करते हो बोलो? कमाते हो। तो व्हाट इज असेसमेंट ईयर? तो असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्ट्स फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ दिस ईयर एंड एंड्स ऑन द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑन व्हिच यू पे द टैक्स। यस और नो गाइस? ओके, हिंदी में भी बोलती है और इंग्लिश में भी बोलती है। देखो, कोई दिक्कत है? तो यही लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। असेसमेंट ईयर कौन सा साल है? अब हम इसको लाइन टू लाइन क्या रीडिंग करेंगे? इंग्लिश थोड़ी है, इंग्लिश लिटरेचर आप थोड़ी पढ़ रहे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाइगर, पढ़ रहे हैं क्या? तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है भाई साफ साफ, तो जो बोला वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, रीडिंग मार लेना, ठीक है? चलो, प्रीवियस ईयर भी हो गया,
प्रीवियस ईयर समझिए। तो पहले मुझे ये बताइए, कुछ सवाल है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आपसे बताइए वो कौन सा साल है, वो कौन सा साल है जिस साल में हम लोग कमाते हैं? कमाते किस साल में? जिस साल में कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलते बोलिए? प्रीवियस ईयर। जिस साल में कमाते हैं उस साल को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और जिस साल में देते हो, कमाते हो, देते हो, पहले प्रीवियस ईयर होगा कि पहले असेसमेंट ईयर होगा? प्रीवियस की असेसमेंट पहले प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर कितना महीना का होगा? नॉर्मली 12 महीना का होता है, बट क्या बाबू? बट फील करा दे रहे आपको, बट कभी कभी 12 से कम महीना का भी हो सकता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कहीं जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए अकाउंट्स का लाइन में, आपसे पूछेगा कि बताइए क्या प्रीवियस ईयर कितना महीना का होता है? आप बोलोगे 12 महीना का होता है। तो बोलेगा अच्छा, कैन द प्रीवियस ईयर बी लेस देन 12 मंथ्स? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम का हो सकता है? क्या प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम का हो सकता है? तो आंसर है यस, यस हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन योर बिजनेस इज न्यूली स्टार्टेड, जब आपका बिजनेस नया नया स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा बाबू? नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हो, नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हो। तो नया नया अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आदमी मुहूर्त देख के तो नहीं करेगा 1 मार्च से, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। वो तो कभी भी जो अपना सुविधा के हिसाब से कर सकता है। तो जब हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग कहां से होता है बताइए? उसमें स्टार्टिंग, नया बिजनेस जब आप स्टार्ट करिएगा तो उसमें स्टार्टिंग कहां से होगा बताइए? वहां पे स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकता है। तो इसीलिए इन केस ऑफ न्यू बिजनेस देयर कैन बी द प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स। नॉलेज के लिए याद रखोगे, ठीक है? सब लिखा हुआ है इसमें। और दूसरा है सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, नया नया कमाना शुरू किया। तो जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते थे, हर साल आपका सैलरी इनकम आता था। इस साल क्या किए आप? तो बिजनेस खोल लिए। क्या खोलिए बोलिए? बिजनेस। क्या खोलिए बोलिए? बिजनेस खोलिए। तो बिजनेस तो कभी भी साल के किसी भी डेट में खुल सकता है। तो इस केस में भी प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। तो आपसे अगर पूछेगा कैन द प्रीवियस ईयर बी लेस देन 12 मंथ्स, क्या प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम हो सकता है? तो आंसर है हो सकता है अगर आपका नया बिजनेस है तो, या फिर आपने नया नया कमाना शुरू किया है तो। यस और नो गाइस? यस सर। कंप्लीट। अब इस एग्जांपल दिया, उसको क्या पढ़ेंगे? आप रीडिंग करना, आपके लिए दिया हुआ है। आ जाओ। उफ का क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाबू, तब से आपको चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे बताइए? तब से आपको भाई और बहनों चिल्ला चिल्ला के एक बात पढ़ा रहे कि आदमी जिस साल में कमाता है, तब से नहीं पढ़ा है ना, कमाते कभी और वो देते कभी और। तो हम लोग को वो जो लाइन है, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। कमाते कभी और वो देते कभी और। तो भाइयों और बहनों, कमाते हो 19-20 में, तो देते कब हो? बोलो ना। टैक्स के लैंग्वेज में अगर आपसे बात करें 19-20 को कौन सा ईयर बोलोगे? अभी से किसको? कोई दिक्कत है? 19-20 को क्या बोलेगा? 20 से किसको? कमाते कब हो? देते कब हो? असेसमेंट ईयर में। ओके, लेकिन नॉर्मली आप लोग सबको पहले से भी पता होगा, पहले अगर टैक्स पढ़ने से पहले से ही पता होगा कि आदमी कमाता किसी और साल में, देता कभी और है। तो कमाए थे प्रीवियस ईयर में, देते हैं असेसमेंट ईयर में। बट कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पर आप जिस साल में कमाइएगा उसी साल में आपको देना पड़ेगा। एग्जाम में आपसे पूछेगा राइट 5 केसेस व्हेन टैक्स इज चार्जेबल ऑन द सेम प्रीवियस ईयर। एज यू ऑल नो, नॉर्मली प्रीवियस ईयर का इनकम का टैक्स कब लगता है बोलो? असेसमेंट ईयर में। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर में कमाओगे ना आप, तो प्रीवियस ईयर में ही देना हो। प्रीवियस ईयर में कमाओगे, प्रीवियस ईयर में देना होगा। कब सर? कब? कौन सा केसेस सुनिए। जिस साल कमाइएगा उसी साल टैक्स ले लेगा सरकार आपसे। पहला केस है इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस। 5 एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपका नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट समझते हो? जो देश का आदमी नहीं, बाहरी आदमी, और शिपिंग बिजनेस है आपका। अगर आपका नॉन रेसिडेंट हो और शिपिंग बिजनेस, नॉन रेसिडेंट को सरकार बोलता है कि बाबू तुम्हारे लिए हम वेट नहीं करेंगे 1 साल, प्रीवियस ईयर में जिस साल में कमाए हो उसी साल में टैक्स दो। तो बोला क्यों? आप तो सबसे प्रीवियस ईयर का इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लेते हैं, हमसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सरकार बोलता है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? असल में तो बाहर का आदमी है ना, देखो ये क्या है बाबू, परदेसी है ना। असल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इससे कैसा रिलेशन था ये? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का फायदा नहीं। पर सरकार बोला कि तुम लोगों पर भरोसा नहीं बाबा, तुमको टैक्स दो पहले। तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा आपसे, उसी साल टैक्स ले लेगा जिस साल आप कमाते हो। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट बिलीव यू। गवर्नमेंट आपके ऊपर बिलीव ही नहीं करता है।
गवर्नमेंट को ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आप तो परदेसी है ना बाबू, आप तो कभी भी भाग जाओगे, दूसरा देश का आदमी कभी भी जहाज उठाए लेके बड़ा भाग गया जहाज से, वो भी जहाज वाला बिजनेस वाला, लेकिन सिटी बिजनेस वाला तो और ट्रस्ट है, कब बेटा पानी के अंदर घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब पानी के अंदर घुस के कौन जगह पे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि नहीं बाबा, ये लोग से क्या करने का, पैसे ले लेने का, जिस साल में कमाओगे उस साल में टैक्स दो, तो बाबू तुम लोग भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम तो डरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। आओ दूसरा, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो इंडिया छोड़ के जा रहा, ये लोग को बोला तुम इंडिया छोड़ के जा रहे हो ना, टैक्स देके जाओ बेटा। बोला क्यों, आप तो प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में लेते हो। गवर्नमेंट बोलता तुम तो आओगे ही नहीं अगला बार फिर, क्योंकि तुम तो परमानेंटली जा रहे हो ना। द पर्सन इज लिविंग इंडिया परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बोला नहीं नहीं बाबा भरोसा नहीं, पैसा दो। गवर्नमेंट पहले टैक्स लेगा, तभी आपका वीजा पासपोर्ट जो भी होता है वो सब क्लियर करेगा, क्लियरेंस देगा, याद रखिएगा। इनकम ऑफ बॉडीज, बॉडीज मतलब इंसान का शरीर का बात नहीं है, बॉडीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए खोला है। आप एक बिजनेस खोले 3 महीना के लिए, तो गवर्नमेंट इतना दिन वेट नहीं करेगा, संग कमाई हुआ टैक्स दो, कमाई हुआ टैक्स दो, कमाई हुआ टैक्स दो, कमाई हुआ टैक्स दो। इनकम ऑफ अ पर्सन इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्रॉपर्टी दूसरा का नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए जिससे कि उनको टैक्स देना ना पड़े। तो गवर्नमेंट को अगर ये चीज पता चल जाएगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स संग ले लेगा, जिससे कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना कर सको। इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो आप शुरू तो किए लेकिन हमारी अधूरी कहानी बन के रह गई। हमारी अधूरी कहानी मतलब शुरू किए खत्म नहीं हुआ, अचानक से खत्म हो गया, अचानक से बात करे बाबू से अचानक से बोला ब्रेकअप, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कैसा बिजनेस हो डिसकंटिन्यूड, इस केस में भी आपको इमीडिएटली टैक्स देना। ये वो केसेस है माय डियर स्टूडेंट्स जहां पे आपको टैक्स संग देना होगा। कैसे देना होगा, संग। यस, आई होप आप समझ गए होंगे। ये था वो केसेस थे। नॉर्मली प्रीवियस ईयर का इनकम इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, बट देयर आर सम केसेस व्हेन यू हैव टू पे द टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। प्रीवियस ईयर का कमाई पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स आपको देना पड़ेगा, वैसे केसेस है। क्लियर है गाइस? देखिए अब भाई नेक्स्ट टाइम हेड्स ऑफ इनकम तो आपको उस दिन पढ़ाए थे, हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाए थे ना उस दिन? नहीं पढ़ाए थे, बोलो। ये वाला पार्ट भी उस दिन बताए थे, लेकिन एक वर्ड है हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है। हेड्स ऑफ इनकम में और सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है वो आपको नहीं बताए थे। हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में डिफरेंस आपको बता रहे। देखिए नीचे अब सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में और सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है? हेड्स ऑफ इनकम में और सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है? तो भाइयों और बहनों, हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में डिफरेंस क्या है समझिए। हेड्स ऑफ इनकम हैज बीन डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स, सोर्स ऑफ इनकम हैज नो एनी डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स। हेड्स ऑफ इनकम का डेफिनेशन इनकम टैक्स में दिया हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम का कोई डेफिनेशन नहीं। हेड्स ऑफ इनकम आदमी का 5 ही होगा एज पर इंडियन इनकम टैक्स लॉ। हेड्स ऑफ इनकम कितने होंगे? 5। बट सोर्स ऑफ इनकम कैन बी मल्टीपल, सोर्स ऑफ इनकम हजारों हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप सैलरी से कमा रहे, नौकरी करके कमा रहे, तो किस कैटेगरी में आएगा? सैलरी की कैटेगरी में आएगा। लेकिन नौकरी सपोज आप 4 जगह करते हो, तो सोर्स ऑफ इनकम कैन बी मल्टीपल। सोर्स मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ इनकम, इनकम कहां से आ रहा है, इनकम कहां से आ रहा है, ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ इनकम। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम हजारों हो सकता है। जैसे ये क्या नाम उनका, अंबानी जी का है। अंबानी जी का क्या है? अंबानी जी का सोर्स ऑफ इनकम क्या बताइए? हजारों सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन हेड्स ऑफ इनकम इंडिया के लॉ के हिसाब से कितना होगा? 5 ही होगा। या तो सैलरी होगा, या तो हाउस प्रॉपर्टी होगा, या तो कैपिटल गेन होगा, या तो पीजीबीपी होगा, या तो अदर सोर्स होगा। तो हेड्स ऑफ इनकम 5 ही होंगे, बट सोर्स ऑफ इनकम कैन बी थाउजेंड्स, मल्टीपल, हजारों हो सकते हैं। पहला बात, हेड्स ऑफ इनकम के बारे में टैक्स में लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में टैक्स में लिखा हुआ नहीं। दूसरा बात, हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम हजारों हो सकते हैं। तीसरा, हेड्स ऑफ इनकम वाइड कॉन्सेप्ट है, सोर्स ऑफ इनकम नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है। चौथा, हेड्स ऑफ इनकम ऑलवेज लीगल, बट सोर्स ऑफ इनकम कैन बी इलीगल ऑल्सो। आप गलत तरीका से भी तो कमा सकते हो, यस और नो गाइस। लेकिन जैसे वो गलत तरीका का इनकम हेड में आएगा तो लीगल हो जाएगा। अगर हेड्स ऑफ इनकम में आ रहा है तो क्या बन जाता है बाबू? लीगल। तो हेड्स ऑफ इनकम विल ऑलवेज बी लीगल, बट द सोर्स ऑफ इनकम कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल। बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है गाइस? हेड्स ऑफ इनकम हैज स्पेसिफिक सेक्शन इन द लॉ। इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन है, सोर्स ऑफ इनकम का कोई सेक्शन नहीं। यही सब बात इसमें लिखा हुआ, एक बार रीडिंग मार लोगे, ठीक है। अगला वर्ड है
ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है बाबू? ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज कोई चाप नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? 5-10 मिनट लेट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी जाना नहीं ना आप लोगों को, कोई इंतजार नहीं कर रहा क्लास के बाद में, बुला लीजिए ऑफिस में बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम बाहर में क्यों वेट करेगा धूप में बाबू? देखिए ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है समझ रहे हो? ग्रॉस टोटल आप तो पढ़ाई देते हो उस दिन। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। पांचों इनकम को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा बाबू? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या फालतू का एक तो टॉपिक के लिए अगला दिन क्या डालेंगे? अगला है टोटल इनकम, ये भी उस दिन पढ़ाई था आपको कि आदमी का टोटल इनकम पे ही टैक्स लगता है। और टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस होता है। अभी डिडक्शन क्या है ये जानने के लिए आपको पूरा क्लासेस करना पड़ेगा। देखिए अगला है कैजुअल इनकम। ये रहे कैजुअल इनकम मतलब अचानक से पैसा आ गया आपके पास। कहाँ पता कहाँ से आ गया? अचानक से ट्यूशन का बाहर निकले तो थैला मिल गया, बैग मिल गया, बैग में 5 लाख रुपया है। ये कौन सा इनकम है बताओ? कैजुअल इनकम। अनएक्सपेक्टेड, सुनो, अनएक्सपेक्टेड अननोन, अनएक्सपेक्टेड अननोन बोला गलत होगा, अनएक्सपेक्टेड। आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए। ट्यूशन आते हैं ना आप, सुनिए तो दर्दनाक कहानी, आप ट्यूशन आते हैं ना रोज, एक तो लॉटरी का टिकट खरीद के लाते हैं, अचानक से एक दिन आपका लॉटरी लग गया। ये कौन सा इनकम हो गया? कैजुअल। कैजुअल मतलब पता नहीं था, अचानक से। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ? कैजुअल इनकम इज द रिसीट व्हिच इज एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल ही नहीं कि एक्सीडेंट होके पैसा मिलता है। जो बच्चे लोग देखो, देखिए जो बच्चा लोग हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं या बंगाली इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं ना टैक्स को, तो ऐसे होता है। इसको अगर आप गूगल में ट्रांसलेट करिएगा तो आपको गूगल में क्या दिखाएगा कि एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब आपको लगेगा कि वो अच्छा एक्सीडेंट होगा, हम गिर जाएंगे, मैं पैर टूट आएगा, वहां से पैसा आएगा, वो मेरा कैजुअल इनकम हो गया, पगला होगा। एक्सीडेंटल मतलब होता है अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से। नॉन रेकरिंग, कभी कभी आप गए, मौसी का पाँव छुए, मौसी अपना प्रॉपर्टी आपका नाम पे कर, अचानक से। आप तो सोचे तो मौसी 50-100 रुपये देंगे, अचानक से। इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी, देखो लॉटरी वाला, क्विज, गेम शो, डांस इंडिया डांस में गया, आपको लगा था कि हम हार जाएंगे। आप देखते हैं बिग बॉस, कोई भी शो देखते हो, आप क्या लगता है कि बेटा हार जाएगा, देखो वही जीत गया। उसके लिए कौन सा इनकम हो गया? कैजुअल इनकम। कौन सा इनकम क्या होता है? कैजुअल। वो उसको लगा था हम हार जाएंगे, देखो क्या हो गया? जीत गए। तो बेटा कैसा इनकम हो गया? कैजुअल इनकम। गेम शो, कुछ खेला वाला खेलते हो, क्या खेलते हो? खेला, भगवान जाने कौन सा खेला खेलते हो। हॉर्स रेस, कौन सा रेस बाबू? हॉर्स रेस, हाँ वही तो, वही एग्जांपल दे रहे। कैमल रेस, देखिए कैमल रेस बोलने का देखिए, कैमल रेस खेलना, हॉर्स रेस खेलना, कैमल रेस खेलना बहुत बड़ा बात है। पहला बात है कि कैमल के लिए तो सब इन्वायरमेंट चाहिए, उसको बालू वालू का जरूरत पड़ रहा है। बस में यहाँ पे कोलकाता में कैमल कहाँ से आए? बस ये सारा क्या हो गया? ये कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम आर्ट, सुनो, कैजुअल इनकम आर दोज इनकम व्हिच आर अनएक्सपेक्टेड, नॉन रिकरिंग। अनएक्सपेक्टेड होता है, अचानक से मिल गया, कभी कभी होता है, जिंदगी में कभी कभी होगा, उसको क्या बोलेंगे बताओ? कैजुअल इनकम। कौन सा इनकम होगा? कैजुअल इनकम। अब आपको हम 5 ऐसा इनकम बताने वाले हैं जो इंडिया में टैक्स नहीं लगता है। आपसे पूछेगा कि 5 ऐसा इनकम बोलो ना बाबू, 5 ऐसा इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इंडिया में 5 ऐसा इनकम का नाम बताइए जो आप कमाइएगा लेकिन आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 5 इनकम का नाम आप गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। बहुत बड़ी क्वेश्चन है वो। पहला, एग्रीकल्चर। इंडिया में जवान को और किसान को बहुत इज्जत दिया जाता है। जवान मतलब आप लोग का बात नहीं हो रहा, आप अपने आप को जवान समझ रहे हैं। जवान मतलब यहाँ पे सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन लोगों का बात है। आज किसान है तो जान है, असल में किसान ही क्या है? जान है। तो हम लोग आप लोग क्या है, इतना जो सब्जी वब्जी सब खाते हैं तो किसान के कारण ही, तो किसान लोग को माफ किया, ठीक है बाबू आप लोग को टैक्स नहीं देना होगा। तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दी। अगर आप खेती बाड़ी करोगे तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बहुत सारा एक लिस्ट है, 5 एग्जाम्पल यहाँ पे। दूसरा, सम रिसीव बाय मेंबर फ्रॉम HUF। अगर आप HUF का मेंबर हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो, और आपको कुछ हिस्सा मिलता है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म। अगर कोई पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ मिल रहा है तो उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अलाउंस ऑफ परक्विजिट आउटसाइड इंडिया। अगर कुछ भी बेनिफिट्स, अभी अलाउंस क्या है, परक्विजिट क्या है, ये डिटेल में पढ़ाएंगे, चैप्टर आएगा सैलरी उसमें, अभी शॉर्ट में समझिए। कोई भी बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है इंडिया के बाहर तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और लास्ट, स्कॉलरशिप। आप लोग को जो मिलता है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, 12,000 रुपया। हेलो, 12,000 बात समझे ना? 12,000 एक साल में, 3 साल में कितना? 36,000। कन्याश्री का 25,000 अलग से। अब आप बड़ा स्कूल में पढ़े होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो कहां से मिलेगा? सप्ली हो क्या आप?
सप्ली होने से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। स्कॉलरशिप में अगर आप सप्ली हो जाइएगा ना तो आपके स्कॉलरशिप छीना जाएगा। अब इतना तो करना होगा, सरकार इतना इजीली आपको पैसा दे रहा है। और हमको तो अब जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमको तो लगता है जिंदगी का सबसे अच्छा स्कॉलरशिप यही है, स्वामी विवेकानंद। क्योंकि स्वामी विवेकानंद इतना स्मूथ स्कॉलरशिप है, कोई झमेला नहीं है, कोई पैसा आपका गायब नहीं होता है, सारा प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन कर, आप डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ेगा, आप एक दो डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं करोगे तो कैसे होगा। और जो लोग भी आप लोग में 60% प्लस लाए थे, 60% लाना भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा बात तो नहीं। ऐसा नहीं गवर्नमेंट लो तुम 90% लो तब देंगे, तो अगर कोई गवर्नमेंट बोलेगा 90% लाओ तुमको देंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट को देने का मन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो 60% मांग रहा है आपसे। अब अगर आप 60% भी नहीं लाइएगा तो फिर गवर्नमेंट को नहीं देगा पैसा। स्कॉलरशिप पे टैक्स लगता है? ये 5 वो इनकम है माय डियर स्टूडेंट जिस पे टैक्स नहीं लगता। ये थ्योरी चैप्टर है ना, आपको याद करना होगा। तो देखते हैं कोई कौन से बचा कि नहीं बचा। देखो एक कौन से बचा हुआ है, आ जाओ। ये इनकम का डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये इनकम का डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। सर अगर हम पढ़ लिए तो फिर फालतू बात कर रहे हैं, इतना पढ़ा है वो पढ़ो ना, ये क्यों पढ़ोगे? जो बोले नहीं पढ़ रहे मतलब नहीं पढ़ो। ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वाह क्या बात है, सब हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक बेटा बाकी है। देखिए ये बाकी है, ये कॉन्सेप्ट है। सुनिए भाइयों और बहनों, 3 शब्द है। अब ये वर्ड समझाना आपको जरूरी है। 3 शब्द है। देखो जैसे आपकी जिंदगी से कोई खेलता है, वैसे ही टैक्स की जिंदगी से भी लोग खेलते हैं। टैक्स के साथ लोग बहुत गलत करते हैं, और वो क्या क्या गलत करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात समझिए ना। देखिए पहला है टैक्स इवेशन। प्यार से अगर बोले तो टैक्स चोर। क्या चोर बाबू? टैक्स चोर। टैक्स इवेशन का मतलब होता है एक आदमी अपना इनकम को टैक्स चोर। अब आप याद जब करिए, कैसे याद करिए? तो आप ये वाला याद करना, तो ये वाला याद करना। क्योंकि चार्ट के फॉर्मेट में भी आप याद कर सकते हो, और ये डेफिनेशन के फॉर्मेट में भी आप याद कर सकते हो। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, देखिए यहीं से पढ़ते हैं, समझने में सुविधा होगा। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन। व्हाट इज टैक्स इवेशन? टैक्स इवेशन का मतलब होता है अपना इनकम को कम शो किया। तो अगर आप अपना इनकम को कम शो करोगे तो टैक्स आपका कम लगे, टैक्स आप बचा लोगे। इसको बोलते हैं इट इज द इलीगल वे ऑफ, इट इज द कैसा वे बाबू? 5 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लास, घबराइए मत। मैसेज में बोल दीजिए कि आई एम कमिंग बाबू। इट इज इलीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी बाय डेलिबरेटिंग सप्रेसिंग इनकम और सेल बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस। देखो टैक्स कैसे बचता है? या तो आप खर्चा को ज्यादा दिखाइए, या तो आप इनकम को कम दिखाइए। जब खर्चा को ज्यादा दिखा के या इनकम को कम शो करके आप टैक्स बचाते हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेशन, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेशन। उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? इट इज एक्सरसाइज बाय व्हिच द एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ लूप होल। हर एक लॉ में ना कुछ कमी होता है, कमी को बोलते हैं लूप होल्स। लूप होल्स, जब आप उस लूप होल्स का एडवांटेज लेते हो, जब उस कमी का एडवांटेज लेकर के आप टैक्स, हर लॉ में कुछ कमी है, तो जब लॉ में जो कमी है उसका एडवांटेज लेकर के टैक्स बचाते हो, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्या होता है वो? टैक्स अवॉइडेंस। और एक होता है टैक्स प्लानिंग। ये इज्जतदार लोगों का तरीका है। इट इज अ वे टू रिड्यूस द टैक्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। सरकार बहुत सारा छूट दिया, तो सरकार जो छूट दिया है उसका एडवांटेज लेकर के जब आप टैक्स बचाते हो, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। 3 वर्ड है, प्लीज सुनिएगा। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? तो इट इज द वे ऑफ मैनेजिंग द टैक्स बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द लॉ। लॉ का एडवांटेज लेकर के जब आप टैक्स बचाते हो उसको क्या बोलते हैं बाबू? टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एडवांटेज बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लूप होल्स। लूप होल्स मतलब खराबी, कमी का एडवांटेज लेना। बात समझे? कमी का क्या लेना बाबू? एडवांटेज। इसको कैसे आपको समझाए? जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप देख रहे हो कि टीचर्स जो गार्डिंग में बैठे हैं उनको नींद लगा हुआ, वो सो रहे हैं, तो आप क्या बोले? रुको बेटा। आप तुरंत गए, मोबाइल लेकर आराम से चुपचाप से छापे। इसका मतलब आपने क्या किया? आपने लूप होल का एडवांटेज दिया। लूप होल मतलब कमी का एडवांटेज लेकर के आप आगे निकल गए। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेशन मतलब अपना इनकम को कम शो करना, खर्चा को ज्यादा शो करना और टैक्स का बेनिफिट लेना। अब देखिए क्या है टैक्स प्लानिंग इज अ प्रैक्टिस टू फॉलो द लॉ। टैक्स प्लानिंग मतलब आप लॉ को फॉलो कर रहे हो। टैक्स अवॉइडेंस मतलब बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। क्या इंग्लिश है देखिए? बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। बिना तकलीफ दिए हुए आपको तकलीफ दे देना, बिना तकलीफ दिए हुए आपको तकलीफ, आपको मारे नहीं लेकिन आपको दिल में तकलीफ दे दी। मारे नहीं आपको, मारे पीटे नहीं। देखिए क्या लिखा? विद बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। अभी मान लीजिए टीचर सो रहा,
और आप चीटिंग करते हो पकड़ा के बाद में टीचर पकड़ लिया, आप कहते हो बोले सर आप भी तो सो रहे, आप तुरंत बोल दीजिए मम्मी बोले आप भी तो घुमा चिल्ला, हम ही बोलते बस वो सेकेंडरी चीज वही तो बोले इलीगल हुआ गलत हुआ सेकेंडरी हुआ, लेकिन आपके पास एक बोलने के लिए एक्सक्यूज है कि मेरा क्या गलती है, आप मौका दिए चौका मारे। आप अगर मौका दोगे तो चौका तो मारेंगे ही, आदमी एडवांटेज लेगा, कोई बेवकूफ होगा जो नहीं लेगा बताइए, आप हो हम हो कोई भी आदमी हो। तो इसमें ये क्या होगा, बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट, बेंडिंग द लॉ को तोड़ नहीं रहे हो, हेलो लॉ को तोड़ नहीं रहे, हम लॉ को घुमा रहे, ठीक है। देखिए टैक्स इवेशन इज इलीगल, ये पूरा का पूरा इलीगल, ये पूरा का पूरा क्या बाबू इलीगल। टैक्स प्लानिंग मतलब समझ गए, अपना एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट लेकर के टैक्स को कम कर। टैक्स अवॉइडेंस मतलब ये बेटा बीच वाला है, देखिए बीच में खड़ा इधर उधर देख रहा। कुछ लोग होते हैं ना जो, कुछ आप लोग में देखो जब एग्जाम देने जाते हो, अब आपको लोग के हिसाब से आते हैं एग्जाम हॉल में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या भरपूर चीटिंग मारेगा, वो सोच के क्या चीटिंग मारना है मतलब मारना, पहले जाके तो कॉर्नर सीट ले लिया, अपना एकदम सेटअप पूरा बैठा लिया है, सेटअप समझ रहे ना, कौन आंसर भेजेगा उसका सिस्टम ऑन कर लिया, कौन आंसर रिसीवर आंसर सेंडर पूरा सिस्टम बैठ गया, मोबाइल ऑन, बगल में 2 बंदा को बैठा दिया, बगल में 2 बंदा भाई ते भेजेगा ये ते भेजेगा, पूरा सेटअप। ये लोग कौन है, टैक्स चोर इवेशन, टैक्स इवेशन। तो लोग इस कैटेगरी का स्टूडेंट है जो लोग भरपूर चीटिंग सोच के यार हम चीटिंग मारेंगे, मतलब मारेंगे, आपको जो करना है कर दे, ये लोग टैक्स इवेशन वाला लोग। टैक्स अवॉइडेंस वाला लोग क्या है, ये वो स्टूडेंट है जो थोड़ा पढ़ के गया है लेकिन मौका मिलेगा तो चीटिंग में मार ही लेगा, मारता है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, पढ़ के उसको याद है, फिर भी थोड़ा चीटिंग में देखा टीचर ने इधर से देख लिया थोड़ा उधर से देख लिया, ये बेटा बीच में, इसीलिए आई टैक्स प्लानिंग वाला एकदम बहुत चले किच्चू করবে না পরীক্ষা, एकदम फर्स्ट बेंच फर्स्ट सीट पुल, एकदम अपना एफर्ट से एग्जाम देगा। तो आप कमेंट करके बताना वाले वालों कि आप लोग किस कैटेगरी में हो, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन। देखिए इट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द लॉ, यहाँ पे टैक्स का लायबिलिटी कम हो जाता है लेकिन लॉ को मान के। इट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय मिनिमम अप्लाइंग द लॉ, यहाँ पे लॉ को अप्लाई करते हैं लेकिन कम। और इट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द अनफेयर मींस, यहाँ पे साहब बोला हम गलत करते हैं, चोरी करते हैं, हम गलत काम करते हैं, यहाँ पे देखो। उसके बाद जनरली अराइज इन द लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन बेनिफिट देता है आपको, ये शॉर्ट रन में होगा, एक बार 2 बार लॉ का एडवांटेज लिया फिर टीचर ऐसा है कि 5 एग्जाम में टीचर आके सोते रहे, टीचर आएगा मतलब लॉ में कोई भी लॉ में अगर कुछ कमी रहता है ना तो धीरे धीरे अमेंडमेंट आकर के लॉ को चेंज कर देगा। अमेंडमेंट्स आते हैं लॉ में, आपको पता होगा शायद, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, लॉ ठीक हो जाता है, तो जिंदगी भर लॉ खराब रहेगा सर। जनरली बेनिफिट डू नॉट अराइज बट इट कॉस्ट पेनल्टी, इसमें कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें आपको सजा मिलेगा अगर पकड़ा गए तो। इट इज अ टैक्स सेविंग, इट इज अ टैक्स हेजिंग, ये टैक्स सेव करना होगा, ये टैक्स को मैनेज करना हो गया, और इट इज टैक्स कंसीलिंग, टैक्स को चुराना हो गया, चुरा लिया दिल को, यहाँ पे चुरा लिया टैक्स को। इट यूजेस द बेनिफिट ऑफ लॉ, इट यूजेस द लूप होल ऑफ लॉ, इट ओवररूल द लॉ, ये लॉ को फॉलो करता है, ये लॉ का कमी का एडवांटेज लेता है और ये लॉ को तोड़ के जाता है। क्लियर है गाइस? तो आई होप आप समझ गए होंगे 3 अलग अलग टाइप है, कितने टाइप बताइए 3। क्लियर है गाइस? एक बार पूछते बताइए, बिना देखे हो बताइए, वो कौन सा मेथड है जहां पर आप टैक्स का लॉ को फॉलो करके टैक्स पे करते हैं? क्या बात है, कितना प्राउड फील हो रहा है, कितना अच्छा आंसर है। वो कौन सा मेथड है जहां आप टैक्स का तोड़ते भी नहीं हो, टैक्स को मानते भी नहीं हो, बीच में हो? देख के कोई भी बता देगा टैक्स बीच वाला तो टैक्स अवॉइडेंस। अब वो कौन सा जहां आप टैक्स चोरी कर रहे हो, आप टैक्स इवेशन। चैप्टर खत्म हो गया, थैंक यू सो मच।